हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मंत्रिपरिषद तथा विधानमंडल या विधानसभा के बीच के संबंध को जानेंगे। हमने ये देखा कि विधानमंडल के अंतर्गत, विधानसभा के अंतर्गत मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद बैठती है और मंत्रिपरिषद विधानमंडल के बिना संभव नहीं है और विधानमंडल मंत्रिपरिषद के बिना संभव नहीं है। इनके संबंधों को जानेंगे, किस तरीके से विधानसभा मंत्रिपरिषद के सहयोग से चलती है, मंत्रिपरिषद किस तरीके से विधानसभा को चलाने में सहायक होता है और विधानमंडल या विधानसभा द्वारा क्या नियंत्रण मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के अंतर्गत उन पर लगाए जाते हैं। अतः इन संबंधों को हम देखते हैं। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसी कारण मंत्रिपरिषद का उदय विधानमंडल से होता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य के लिए राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि मंत्री पद ग्रहण करते समय यह विधानमंडल का सदस्य ना हो तो 6 महीने के अंदर उसके लिए सदस्य बनना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसका आशय यह है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त होगा और विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद निम्न साधनों द्वारा ये नियंत्रण रखती है। सबसे पहला होता है प्रश्न पूछकर। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अधिवेशन के दिनों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछें। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के संबंध में वो जानकारी प्राप्त करना और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। दूसरा है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव विधानमंडल द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना घटित हो जाए तो विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वो अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखेगा। पहले से चली आ रही सभी विचारों पर विचार स्थगित कर गंभीर घटना पर विचार किया जाएगा। तीसरा है विधेयक या नीति की अस्वीकृति। विधानमंडल को अधिकार है यदि मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक की नीति को अस्वीकार कर दे तो यदि वह अस्वीकृति विधानसभा की ओर से होती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है बजट पर कटौती। मंत्रिमंडल विधानमंडल की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। विधानसभा द्वारा बजट में कटौती से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक जांच। विधानमंडल मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकती है और सरकार के हिसाब किताब के जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर विधान परिषद को पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से विधानमंडल विशेषतया विधानसभा मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, उन्हें पद से हटा सकती है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति नितांत विपरीत है। व्यवहार में विधानसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा पर निम्नलिखित साधनों के आधार पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकता है, जिसको हम देखते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के आधार पर विधानसभा पर नियंत्रण रखता है। विधानसभा के बहुमत दल के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा, कानून निर्माण के क्षेत्र में नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और यदि कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है तो अनुचित नहीं होगा। तीसरा है वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है विधानसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि बजट में कटौती का मतलब होता है सरकार का पतन और बहुमत दल यह कभी नहीं चाहेगा। चौथा, विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। वास्तव में राज्य मंत्रिपरिषद और विधानसभा का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिला जुला। मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की राज्य विधानमंडल विशेषता विधानसभा में स्थिति कैसी है। एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल मिले जुले मंत्रिमंडल की अपेक्षा विधानमंडल के साथ संबंध में अधिक शक्ति का परिचय देता है। व्यवहार में समान रूप से मंत्रिमंडल विधानमंडल को नियंत्रण होने के बजाय मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है। जनवरी 1985 में दल बदल विधेयक कानून भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन बन जाने से विधानसभा पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण निश्चित रूप से कुछ और बढ़ गया है। अतः एक तरीके से हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल को चलाती है। विधानमंडल सहयोग की भूमिका के रूप में कार्य करता है। हाँ, कुछ स्थितियों में हम देखते हैं कि कभी कभी ये लोग अपने पावर का प्रयोग करके नियम कानून बनाने की कोशिश करते हैं या मुख्यमंत्री का क्योंकि बहुमत दल का नेता होता है, उसके पास बहुमत होता है, तो बहुत सारे नियम कानून मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री द्वारा दल के अनुसार बनाए जाते हैं।
लेकिन कुछ चीज़ों में विधानमंडल इन पर कंट्रोल करने की स्थिति में भी रहता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद या राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मतलब एक तरीके से इन दोनों के संबंध को देखने की कोशिश की जाती है। अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्यपाल को उनके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। किंतु यह वैधानिक शब्दावली है। व्यवहार में हम देखते हैं मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता होती है। प्रशासन राज्यपाल के नाम में किया जाता है, किंतु अधिकांश मामलों में वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल से मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करने की आशा की जाती है। संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है जो राज्यपाल को मंत्रियों की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य करती हो, किंतु फिर भी संसदात्मक व्यवस्था की राजनीतिक आवश्यकता के रूप में उसे मंत्रियों की मंत्रणा माननी होती है। यदि राज्यपाल ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर दे जिसे कि विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, तो मंत्रिपरिषद विरोध स्वरूप त्यागपत्र को दे सकती है और इससे राज्यपाल कठिन स्थिति में पड़ जाता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विचाराधीन विधेयक की सूचना राज्यपाल को दें, और राज्यपाल इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी भी मांग सकता है। मुख्यमंत्री से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को परामर्श देने, प्रोत्साहित करने, चेतावनी देने का कार्य किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की सलाह, चेतावनी के बावजूद मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय कर लेने पर राज्यपाल इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना ही कार्य करें। जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति की रिपोर्ट राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर तैयार कर भेजता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों को ही दृष्टि में रखते हुए राज्य का संचालन भी करता है। संविधान में भी इस बात का उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। राज्यपाल मंत्रियों को पदच्युत करेगा, लेकिन इस प्रकार का कार्य उत्तरदायी शासन की भावना और परंपरा के विरुद्ध होगा। इसलिए सैद्धांतिक रूप में राज्यपाल को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने पर भी व्यवहार में कोई राज्यपाल इस प्रकार का कार्य करने का साहस नहीं कर सकता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य यदि किसी विषय पर किसी कारणवश विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसका क्या वैधानिक हल होगा, इस संविधान का भी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी हम देखते हैं कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मिलजुल के ही काम करते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका आती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका का निर्वाह बहुत अच्छी तरीके से करता है।